वह सफल क्या होगा जो निर्भर रहता है गैरों पर। वह सफल क्या होगा जो निर्भर रहता है गैरों पे। मंजिल तो उन्हें मिलती है जो चलता है अपने पैरों पे। हेलो नमस्ते, आप कैसे हैं? अपनी यूट्यूब फैमिली में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम एक और बेहतरीन टॉपिक से लेके आए हुए हैं जिनका नाम है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। इस वीडियो में आप लोगों को उतना बता दिया जाएगा जो आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा होगा, या बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, उतना लाइक इसमें बता दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा तो आपकी ओवरऑल सब याद भी हो जाएगा इसी क्लास में, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे डीएनए। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके बाद डीएनए के द्विकुंडलित संरचना हम आप लोगों को बता के दिखाएंगे जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। वो आता है तो 5 नंबर में आता है, ठीक। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डीएनए के जो खोज किए कौन थे। डीएनए के खोज कौन किए थे और कब किए थे? तो डीएनए का खोज 1953 ईस्वी में कौन किया था? वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक वाटसन और क्रिक नाम के 2 वैज्ञानिक थे। डीएनए के खोज के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। किनको? वाटसन और क्रिक को। किसके बदौलत? डीएनए के खोज करने के बदौलत। तो डीएनए के खोज किए थे तो इनकी लंबाई, डीएनए के खोज बहुत सारे वैज्ञानिक किए लेकिन इनको बहुत ज़्यादा सफिशिएंट माना जाता है। डीएनए के खोज की है, उसके बाद इसको हम बताएंगे कि इनकी लंबाई चौड़ाई क्या है, मतलब कैसे होता है। तो ठीक, इनकी डीएनए की लंबाई कितनी होती है? तो डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर होता है। डीएनए की लंबाई 2.2 मीटर होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि डीएनए की लंबाई सब व्यक्ति का समान होता है, तो नहीं होता है। सब व्यक्ति का समान नहीं होता है। ये जो बताया गया है 2.2 मीटर, ये ओवरऑल यानी कि रेशियो में हम कह सकते हैं कि रेशियो में बताया गया है लगभग। तो डीएनए की जो लंबाई होता है वो किस पे निर्भर करता है? तो डीएनए की लंबाई न्यूक्लियोटाइडों पर निर्भर करता है। किस पे? न्यूक्लियोटाइडों पे। डीएनए की लंबाई किस पे निर्भर करता है? न्यूक्लियोटाइड। किस पे? न्यूक्लियोटाइड। किस पर निर्भर करता है? डीएनए की लंबाई न्यूक्लियोटाइड पर निर्भर करता है। यदि किसी व्यक्ति के न्यूक्लियोटाइड की संख्या अधिक है तो उनके डीएनए की लंबाई भी अधिक होगा, ठीक। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई पे। अगर मनुष्य के न्यूक्लियोटाइड ज्यादा होगा तो उनकी लंबाई ज्यादा होगा। तो मनुष्य के वायरस में पहले जानिए, वायरस के न्यूक्लियोटाइड कितना होता है? तो वायरस के न्यूक्लियोटाइड की संख्या न्यूक्लियोटाइडों की संख्या होता है 174 से लेकर 5386 तक होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है किसमें? वायरस में। फिर उसके बाद एक वायरस होता है, एक वायरस डेल, मतलब वायरस डेल 2 होता है। वायरस होता है, एक वायरस डेल होता है। तो वायरस डेल में न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है? तो वायरस डेल में न्यूक्लियोटाइड की संख्या लिख लीजिए, वायरस लेमडा। वायरस लेमडा में इनकी क्या होता है? न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है? तो उनकी न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है 48
इतना होता है, यानी कि 48,502 न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है। किस में? वायरस लेम्डा में। एक वायरस में न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है? 174 से लेकर 5,386 तक न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है। तो ये जो होता है डीएनए, ये किससे बना होता है? तो डीएनए शर्करा से बना होता है। केवल शर्करा नहीं, शर्करा और फास्फेट किससे? डीएनए की संरचना शर्करा और फास्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक, डीएनए की संरचना किससे? फास्फेट और शर्करा से मिलकर बना होता है। इनकी डीएनए के एक घूर्णन की लंबाई कितनी होती है? वो जब हम डीएनए की संरचना बताएंगे वहां पे हम आप लोगों को दर्शा देंगे। और इसमें जानिए कि जो डीएनए होता है, जो डीएनए कितने फॉर्म में होता है? तो डीएनए फॉर्म में होता है, ए फॉर्म में होता है, बी फॉर्म में होता है, सी फॉर्म में होता है, डी फॉर्म में होता है, ई फॉर्म में होता है और जेड फॉर्म में होता है। डीएनए 6 फॉर्म में होता है। कौन कौन? ए बी सी डी ई और जेड। डीएनए जेड इतना फॉर्म में होता है। ठीक, इनमें मुख्य फॉर्म कितना होता है? तो इसमें लिख लीजिए ए बी सी डी ई और जेड फॉर्म में। मुख्य कितना होता है? मुख्य 2 होता है। कौन कौन? बी और जेड। बी और जेड मुख्य फॉर्म होता है। किनका? डीएनए का। डीएनए का मुख्य फॉर्म कितने कौन कौन होता है? मुख्य फॉर्म बी और जेड होता है। उसके बाद हम इसमें फिगर बनाएंगे और फिगर में हम आप लोगों को बताएंगे कि इनके जो द्विकुंडलित होती है, द्विकुंडलित किनसे बना होता है? क्या? शर्करा और फास्फेट से। तो द्विकुंडलित होती है, ये दोनों को जोड़ता कौन है, किसके कारण जुटता है, और बताएंगे इनकी लंबाई, एक घूर्णन की लंबाई बताएंगे और एक के इनके व्यास भी बताएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग इरेज करते हैं। उसके बाद हम बताएंगे जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? डीएनए की संरचना, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। ठीक है, डीएनए के द्विकुंडलित संरचना हम लोग बताएंगे कि संरचना कैसे होगा। ठीक, ये जुड़ा होता है, ये ऐसे नहीं जुड़ेगा, ये हम लोग जानेंगे। ये देखिए कि फिर से एक बार बनाते हैं हम लोग, गलत हो गया है। ये जो एक घूर्णन है, इनकी लंबाई कितनी होती है? तो इनकी लंबाई होती है, कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर इनकी होती है। क्या? इनकी लंबाई, एक घूर्णन की लंबाई होती है। टोटल लंबाई कितनी होती है? 2.2 मीटर। इनकी व्यास के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इनकी व्यास कितनी होता है। तो इनकी व्यास होगा 20 नैनोमीटर। 20 नैनोमीटर इनका व्यास हुआ। ये इनके बीच में किस किस से जुड़ा होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये बना किससे होता है? हम पीछे पहले बताए थे, किन से? शर्करा और फास्फेट से। शर्करा और फास्फेट से। इनकी संरचना की खोज कौन किया था? वाटसन और क्रिक। कब किए थे? 1953 ईस्वी में किए थे। ठीक, इनकी लंबाई किन पर निर्भर करता है? तो न्यूक्लियोटाइडों के फॉर्म, न्यूक्लियोटाइडों पर निर्भर करता है। इनकी व्यास तो हम लोग जान गए। उसके बाद ये इनके मुख्य जो जुड़ान हम लोग कहेंगे, इनके मुख्य कितने जुड़ान के नाम है वो हम आगे वीडियो में वो बताएंगे। अभी फिलहाल हम 12th क्लास के लिए बता रहे हैं। ठीक, एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन। क्या? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन।
तो ये 4 नाम है, ये जो 4 नाम है वो किससे किनके साथ जुड़ेंगे हम लोग ये जानेंगे। कोई भी टीचर के हम लोग सुने हैं कि ये से लेकर मतलब ये जो एडेनिन है जो ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, ये कभी नहीं जुड़ेगा। जो एडेनिन है जो ग्वानिन के साथ कभी नहीं जुड़ेगा। एडेनिन जो है वो केवल थायमिन के साथ जुटेगा। एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ जुटेगा। अब कितने बॉन्ड के साथ जुटेगा, तो एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुटेगा। ये डबल बॉन्ड के साथ जुटेगा। उसके बाद जो थायमिन ग्वानिन है, ये जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ कितने बॉन्ड के साथ जुटेगा, तो ये 3 बॉन्ड के साथ जुटेगा। एडेनिन और थायमिन 2 बॉन्ड के साथ जुटेगा, और ग्वानिन और साइटोसिन 3 बॉन्ड के साथ जुटेगा। तो फिर ये इनकी संरचना हो गया। तो जब इनके हम विभाजन करेंगे तो कितने टेम्परेचर के साथ विभाजन करेंगे, तो इनकी विभाजन के लिए 80 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस अगर जो तापमान हम लोग देते हैं तो इनकी विभाजन होगा। तो इनका विभाजन होगा तो एक कुंडलित पहले कहीं होगा, एक कुंडलित पहले कहीं होगा, और दूसरा का कुंडलित का क्या होगा, विकास होगा। दूसरा का कुंडली का विकास होगा। इसी के कारण आनुवंशिक गुण मतलब कि आपके माता पिता का गुण बच्चों में आता है। ठीक, तो ये चलिए इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।